व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, अगर सारा काम उसके सोच के मुताबिक होने लगे, तो सच मानिए इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को जीने नहीं देगा। इसीलिए व्यक्ति कभी-कभी जो काम करता है ना, उसका जो परिणाम होता है बिल्कुल उसके विपरीत हो जाता है और फिर उसी व्यक्ति के सामने उस कुछ ऐसी मुसीबतें सामने आ जाती है जिसका शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। आज की जो सच्ची घटना है, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये घटना होता है मध्य प्रदेश राज्य की। और मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला लगता है सीहोर, और इसी सीहोर का एक थाना लगता है काष्ठा। और काष्ठा थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है कोठरी, और इसी कोठरी गांव के रहने वाला हेमराज वर्मा होते हैं। हेमराज के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा का नाम नरेश होता है। वही नरेश जिसकी उम्र करीब करीब 29 वर्ष के आसपास होती है। नरेश जो कि कई तरह की नौकरियां कर चुका है, इसके लिए नरेश को अब अपनी नौकरी में उसे मन ही नहीं लगता। इसलिए नरेश अपने एक दिन पिता से कहता है कि हमें नौकरी नहीं करनी है अब, बल्कि मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। नरेश जो कि बचपन से ही पहलवानी का शौक रखता था, नरेश अपने पिता से कहता कि मुझे अपना खुद का जिम सेंटर खोलना है, जिसके लिए मुझे करीब 4-5 लाख रुपए चाहिए। हेमराज के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। अब अपने बेटे की सलाह जो होता है वो मान लेता है, फिर उसे बिजनेस करने के लिए 4-5 लाख रुपए को जो डिमांड किया था वो दे देता है। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 11 नवंबर 2018 की सुबह के करीब 10 से 11 बजे के आसपास की। नरेश उस 4-5 लाख रुपया लेकर के अपने जिम का सामान खरीदने के लिए सीहोर के लिए निकल जाता है। अपने पिताजी से बताता है कि मुझे रात को आने में लेट हो जाएगी। लेकिन करीब 10 बजे रात तक जब नरेश वापस अपने घर नहीं लौटता है, अब हेमराज अपने बेटे के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन अब नरेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से हेमराज अपने बेटे के जितने भी दोस्त होते हैं सबके नंबरों पे कॉल करता है और नरेश के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन इसके बावजूद भी नरेश का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता, और देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह तक जब नरेश वापस अपने घर नहीं लौटता, तो हेमराज अपने पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति को लेकर के सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां जाकर के पुलिस को अपने बेटे के बारे में सारी जानकारी देता है। फिर वहां रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस जब पूछताछ करती है, हेमराज सारी कहानी बताता है। फिर पुलिस पूछताछ करती है, क्या तुमको किसी पे शक है? तुम्हारे बेटे को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? तो इस पे हेमराज पुलिस वालों को एक व्यक्ति का नाम बता देता है, जिसका नाम होता है सोहेल खान। अब सोहेल खान जो बरसा रोड का रहने वाला होता है, हेमराज पुलिस वालों को बताता है कि साहब, जब मेरा बेटा घर पर वापस नहीं लौटा, मैंने उसके दोस्त सोहेल के नंबर पे भी कई बार कॉल किया था। जब नरेश के बारे में पूछताछ किया, उसने कहा कि मुझे नरेश के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे इस सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात की हुई कि नरेश उसका दोस्त है, इसके बावजूद भी सोहेल उसके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा नहीं जाहिर किया। अब जैसे ही सोहेल का नाम वो लेता है हेमराज, पुलिस अब सोहेल के बारे में पूरी डिटेल्स खंगालना शुरू कर देती है। तब पुलिस को पता चलता है कि सोहेल नशे की आदी है, नशे का धंधा करता है, जिस वजह से वो कई बार जेल भी जा चुका है। अब पुलिस सोहेल खान से पूछताछ करने के लिए अपने टीम के साथ उसके घर पे पहुंच जाती है। सोहेल के परिवार में उसकी पत्नी इशरत के अलावा जो है 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटे का नाम होता है अमर और बेटी का नाम होता है रुकैया। और पुलिस जब सोहेल के घर पे जाती है, तो पुलिस की वहां पे जो मुलाकात सोहेल की पत्नी और उसके बेटे अमन से हो जाती है। अब पुलिस जब इशरत से सोहेल के बारे में पूछताछ करती है, तो इशरत बताती है कि दरअसल मेरे पति का तबीयत खराब है, आज ही वो भोपाल के एलबीएस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तबीयत खराब होने के बाद जब पुलिस इशरत से पूछताछ करती है, तो इशरत कहती है कि दरअसल मेरे पति को नशे की आदत है, अक्सर उनकी तबीयत खराब होती रहती थी, लेकिन आज उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि उनके मुंह से आवाज तक भी नहीं निकल रहा। अब पुलिस वहां से वापस तो थाने लौट जाती है, लेकिन अब जो है अपने टीम के साथ भोपाल के एलबीएस अस्पताल में पहुंचती है पुलिस, और वहां जाकर सोहेल खान से पूछताछ करती है। लेकिन सोहेल भी पुलिस को कोई जवाब नहीं देता है। अब उधर पुलिस को बिल्कुल इस बात का शक होता है कि शायद सोहेल नरेश के बारे में कुछ तो जानता है, क्योंकि सोहेल की भी तबीयत उसी दिन खराब होती है जब नरेश गायब हो जाता है। इसीलिए शक के आधार पर पुलिस जब अस्पताल से वापस लौटती है, अपने एक कांस्टेबल को वहीं पे छोड़ देती है अस्पताल के भीतर। लेकिन पुलिस जैसे ही अस्पताल से बाहर निकलती है, इधर सोहेल जो है
अपने जेब से एक मोबाइल फोन निकालता है और मोबाइल के ऊपर किसी से बातचीत करता है। अब पुलिस कांस्टेबल जब सोहेल को फोन पे बातचीत करते देखता है तो कांस्टेबल को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि सोहेल जो है नाटक कर रहा है। कांस्टेबल इस बात की जानकारी अपने सीनियर अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को दे देता है। अब सीनियर पुलिस अधिकारी को जैसे ही खबर लगती है, पुलिस फिर से सोहेल के घर पे पहुंच जाती है और जाकर के सोहेल की पत्नी और उसके बेटे अमन को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है। इधर सोहेल को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और बच्चे को पुलिस ने अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले गया, आखिरकार सोहेल भी टूट जाता है और सही रास्ते पे आ जाता है। सोहेल अस्पताल से छुट्टी लेता है, सीधे अपने से घर आ जाता है। लेकिन सोहेल भी कम शातिर नहीं होता है। जब अपने घर से वो थाने के लिए निकलता है तो रास्ते में ही 2 सल्फास की गोलियां खरीदता है। सोहेल इस बात को सोचता है कि सल्फास की गोली अपने मुंह में दबाता है और सल्फास जितने जहरीला होता है उतने ही खराब उसकी बदबू भी होती है। सोहेल इस बात को सोचता है कि सल्फास की गोली अपने मुंह में दबा करके जाता हूँ, जब थाने के भीतर जाऊंगा सल्फास की बदबू जब पुलिस वालों को बदबू जब लगेगा तब पुलिस ज्यादा उससे सवाल जवाब नहीं पूछेगी। अब गोलियां मुंह में दबा करके वो रवाना तो वहां से हो जाता है, लेकिन जैसे ही थाने के पास वो पहुंचता है अचानक उसमें से एक गोली उसके पेट के भीतर चली जाती है। अब जिसके कारण से जब वो थाने के ऊपर पहुंचता है, थाने के बाहर ही वो गिर पड़ता है और वहां पे तड़पने लगता है। वो पुलिस जब सोहेल को इस स्थिति में देखती है, उसको आनन फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर के जाती है। डॉक्टर जब सोहेल का इलाज करते हैं उसी दौरान जो है सोहेल की मौत हो जाती है। अब सोहेल की जब मौत हो जाती है उसके बाद से पुलिस अब सोहेल की पत्नी और उसके बेटे अमन को भी छोड़ देती है और जांच पड़ताल कुछ दिनों के लिए टाल देती है। अब पुलिस सच्चाई का पता करने के लिए सोहेल के घर के सामने की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो पता चलता है कि 12 नवंबर को सुबह 4 बजे के आसपास सोहेल अपने घर से सफेद कलर की स्कूटी लेकर के 4 बार घर से निकलता है। लेकिन जब भी अपनी स्कूटी को लेकर के घर से वो निकलता है, उसके स्कूटी के ऊपर एक सफेद रंग का बोर्ड लदा होता है। अपने घर से वो निकलता है, कुछ ही दूर पे के बाद वो वापस लौटता है, लेकिन वापस जब लौटता है तो वो बोरी उसकी स्कूटी पे नहीं होता है। जैसे इस तरह के सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है पुलिस वालों को, पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिर से सोहेल की पत्नी और उसके बेटे को अपने साथ गिरफ्तार कर थाने ले आती है और फिर दोनों से सोहेल के रात के समय जाना और 4 बार वापस लौटने के बारे में सोहेल की पत्नी से पूछताछ करती है। सोहेल की पत्नी इशरत बताती है कि साहब मेरे पति नशे की धंधे करता था, वो रात को कब जाता था कब आता था इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस वालों को इशरत के बातों पर विश्वास ही नहीं होता है। अब इसीलिए पुलिस जो है इशरत और उसके बेटे के साथ सख्ती से पेश आने शुरू कर देती है। अब पुलिस वाले को जैसे सख्ती दिखाना पुलिस वाले शुरू करता है, आखिरकार इशरत जो है अपनी सच्चाई को कबूल करती है। इशरत बोलती है कि साहब नरेश की हत्या कर दी गई है। लेकिन इशरत जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो सच में इसको सुनने के बाद पता चलता है कि शिकारी खुद ही शिकार हो गया। अब नरेश जो है, जो कि बचपन से ही पहलवानी का शौक पाले रखा था, जब वो अपने जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, कई जगह जब नौकरी कर लेता है, आखिरकार वो अपने जिम सेंटर खोलने का फैसला लेता है। इसके लिए कुछ दिनों तक वो जिम में जाता है और जाकर के ट्रेनिंग भी लेता है। लेकिन नरेश जब जिम के भीतर जाता है, उसी जिम के भीतर नरेश की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। अब वो लड़का जो है सोहेल खान को पहले से ही जानता था। इधर सोहेल खान जो कि कोकीन और ब्राउन शुगर का बिजनेस करता था। सोहेल की आदत होती है कि जवान लड़कों को अपने घर पे बुलाता और उन्हें नशे की आदत लगा देता। जब लड़के सोहेल खान के घर पे जाते तो उसकी पत्नी और बेटे रुकैया लटके झटके काफी दिखाना शुरू करती, उनसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने लगता है, जिस कारण से जितने भी जवान लड़के होते हैं अक्सर उसकी पत्नी और बेटे से बातचीत करने के लिए ही नहीं जाते बल्कि नशे की आदी भी हो जाते हैं। इधर सोहेल को जब पूरा विश्वास हो जाता है कि शिकारी अब शिकार हो चुका है, अपनी पत्नी और बेटे को उनके सामने से हटा देता है। वो लड़के भी नशे में इस प्रकार से चूर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी और बेटे को छोड़ देते हैं और फिर नशे के लिए उसके घर पे आना जाना शुरू कर देते हैं। अब इसी सिलसिले में एक दिन नरेश जो है सोहेल के घर पे जाता है। अब सोहेल के घर पे नरेश जब जाता है तो पहले के जैसे ही सोहेल की पत्नी और उसकी बेटी नरेश को भी लटके झटके देना शुरू करता है, इधर उधर करना शुरू करता है। रुकैया जो देखने में काफी खूबसूरत होती है। इधर नरेश जब पहली बार रुकैया को देखता है, रुकैया की खूबसूरती देख पहली नजर में प्यार कर बैठता है। उसके बाद से नरेश जब सोहेल के घर पे जाता है, नशा तो वो करता ही था, रुकैया के साथ समय भी बिताने लगता है।
लेकिन जैसे ही नरेश और रुकैया दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, आखिरकार दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब इस बात की जानकारी सोहेल खान को पता चलता है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसके बाद से अब नरेश को अपने घर पे आने से मना कर देता है, लेकिन नरेश फिर भी रुकैया से मिलने के लिए जबरदस्ती सोहेल के घर पे जाना शुरू कर देता है। अब इस बीच तो नरेश के काफी सारे पैसे भी खर्च होते हैं और नरेश के ऊपर सोहेल का 2 लाख रुपए का कर्ज भी हो जाता है, उधारी। जब पैसे खत्म हो जाता है, नरेश भी सोहेल के घर आना जाना बंद कर देता है। लेकिन जब अपना बिजनेस करने के लिए अपने पिता से पैसे मांगता है, हेमराज अपने बेटे को 4 लाख रुपए की देता है। इधर नरेश के हाथ में जैसे 4 लाख रुपए आते हैं, फिर से उसे सोहेल का घर याद आ जाता है। अब 11 नवंबर को जब वो अपना बाजार करने के लिए सुबह घर से जब वो निकला था, सबसे पहले वो सोहेल के घर पे चला जाता है। अब जाकर के जब नशे की चीजें उससे मांगता है, सोहेल कहता है कि तुम्हारे ऊपर पहले से ही इतना 2 लाख रुपया का उधारी है, तुम पैसा पहले चुकाओ, फिर तुम्हें सामान दूंगा। पैसे जब वो मांगता है तो नरेश कहता है कि फिलहाल मेरे पास 4 लाख रुपया है, मैं अपना खुद का बिजनेस करने जा रहा हूँ, एक बार बिजनेस कर लेने दो, जैसे ही पैसा मेरे पास आएगा मैं सारा पैसा तुम्हें चुकता कर दूंगा। लेकिन इधर 4 लाख रुपए अपने पास से जब सोहेल को दिखाता है, अब सोहेल की भी नीयत वहीं पे खराब हो जाती है। लेकिन उसी समय नरेश जो है रुकैया के बारे में सोहेल से पूछता भी है। अब जैसे ही रुकैया का नाम लेता है, अब सोहेल अपनी बेटी का नाम सुन करके आग बबूला हो जाता है। गुस्से में इतना क्रोधित रहता है कि उसी टाइम वो दिमाग में सोच लेता है कि सारा झंझट आज ही खत्म कर देते हैं, पैसा भी मिल जाएगा और उसकी बेटी से पीछा भी छूट जाएगा। इसीलिए सोहेल अपने घर में से एक चाकू लेकर के नरेश के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। लेकिन नरेश जो पहले से ही पहलवान होता है, सोहेल के ऊपर भारी पड़ जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में हाथापाई होते रहता है, शोरगुल सुन करके घर के भीतर से सोहेल की पत्नी और उसका बेटा अमन भी आ जाता है। उस समय घर पर रुकैया मौजूद नहीं होती। लेकिन इधर सोहेल जब अपनी पत्नी और बेटे को सामने देखता है, अपनी मदद मांगता है। इसीलिए सोहेल की पत्नी और उसका बेटा नरेश को पकड़ लेता है। अब जैसे ही पकड़ता है, सोहेल उसी चाकू से जो है नरेश के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसके कारण से नरेश की घटनास्थल पे मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद से नरेश की लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोहेल और उसकी पत्नी और बेटा ये तीनों मिल करके नरेश के शरीर के कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन उसी दिन रात्रि के समय नरेश के पिता सोहेल के नंबर पे कॉल करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन सोहेल भी हेमराज से झूठ कहता है और फिर उसके शरीर के सारे टुकड़ों को 4 बोरी में डाल करके अगले दिन रात्रि के सुबह 4 बजे के आसपास ही एक एक बोरी अपने स्कूटी पे लाद करके बाहर निकलता है घर से और करवाला के पासीभर नदी के भीतर जाके फेंक देता है। लेकिन सोहेल को पता होता है कि पुलिस उसको पूछताछ करने के लिए जरूर पहुंचेगी। इसीलिए सोहेल पुलिस के सवालों का जवाब देने से बचने के लिए भोपाल के एलबीएस अस्पताल में जाता है और जाकर के एडमिट हो जाता है। सच में इशरत जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है अपनी ही जुबानी, पुलिस इशरत के कहने पर माँ बेटे दोनों को अपने साथ गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जिला अदालत में पेश कर देती है अगले दिन, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।